पलामू दुनिया, पंचायत से प्रमंडल तक। बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं गांव का लड़का हूं। गलतियों की तो माफी है लेकिन धोखा का नहीं। अगर एसआईआर करवा रहा है तो किसके लिए करवा रहा है? वो आपके लिए करवा रहा है, असली हिंदुस्तानी के लिए करा रहा है। बीजेपी में कोई अहंकार नहीं है, सुधार है। यूजीसी इस पर कोई बोलने के लिए भी डर रहा है। अरे क्यों डरना है? सच्चाई बोलना है, और अगर कोई कमी है तो उसको मिल करके दूर करना है। कोई अगर सोच ले कि उसके बगैर हम चल लेंगे और हमारे बगैर वो चल लेगा, तो यह हिंदुस्तान की सोच नहीं, यह एक व्यक्तिगत सोच है। बटोगे तो मिटोगे। कौन है किसान? अन्नदाता है। और क्यों आपको इसी 5, 6, 7 साल से इतनी दिक्कत हो रही है? सम्मानित मंच, सम्मानित मीडियागण, यहां पर उपस्थित आदरणीय क्षेत्रवासियों, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, भाइयों को मेरा प्यार, और आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, देश में या विदेश में, दिल्ली में हूं मैं या अमेरिका में, एक बात मैं हर जगह बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं गांव का लड़का हूं। और यह सच्चाई है, मैं हूं गांव का लड़का। मेरा जन्म पलामू में हुआ। कमगारपुर की मिट्टी में मैंने अपने बचपन में खेला। उसके बाद मैं डाल्टनगंज से हिमाचल प्रदेश गया, हिमाचल प्रदेश से महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से ऑस्ट्रेलिया गया अपने पढ़ाई के लिए। और बहुत लोग हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे पलामू के धरती के, जो देश विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। कोई साइंटिस्ट बना, कोई आपको आईएएस बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई आर्टिस्ट बना इस धरती के। लेकिन मेरी नियति मुझे राजनीति में लेते आई। मैंने नेतरहाट से न्यूयॉर्क देख लिया है, लेकिन आना था मुझे यहां पर राजनीति में। यह नीति ने लिखा था, यह महादेव ने बोला था। तो अब मैं जब आ गया तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए था? मेरा लक्ष्य यह होना चाहिए था कि जितना इज्जत आप हमें मेरे सामने दे रहे हैं, उससे दुगना इज्जत तब दीजिए जब मैं आपके सामने भी ना रहूं। और यह तब होता है जब कोई नेता को कोई दिल से प्यार करे। तो यह कैसे होता है? यह तब होता है जब आप राजनीति में ठगते नहीं हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, गलतियों की तो माफी है लेकिन धोखा का नहीं। गलती तो हम सब इंसान हैं, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, लेकिन हम धोखा नहीं देते हैं। अगर हम राजनीति में आए, मेरा परिवार राजनीति में आया, मेरे पिताजी राजनीति में आए, तो जो सबसे बड़ी आपकी मूलभूत सुविधा थी, चाहे वो बिजली, सड़क, आपका स्वास्थ्य, उसको हम लोगों ने दिया, जो 50-60 साल से लोग भूल चुके थे। और मैं यहां गिनाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति का अर्थ मेरे लिए क्या है। राजनीति का अर्थ मेरे लिए है कि कल कोई भी राजनीति करे तो सच्चाई के साथ राजनीति करे। और साथियों, अभी मतलब कुछ साल हुए हैं हम लोग बीजेपी में आए। हमें निमंत्रण मिला प्रधानमंत्री की तरफ से, हम आए बीजेपी में। क्यों आए? देश को अच्छे सरकार की, अच्छे नेता की जरूरत है, तभी देश बदलेगा। और आज देश किसके हाथों में सुरक्षित है? एक ऐसे सरकार के हाथ में जो मजबूत हो, कि एक ऐसे विपक्ष के हाथ में जिसे अपना ही पता नहीं कल वो आपका रक्षा कर सकेगा। और खासकर तब जब ग्लोबल पॉलिटिक्स, विश्व की राजनीति में देखिए क्या हाल बना हुआ है।
एक गलत निर्णय भारत को कहां ठकेल देगा। तो हम और ऐसा नहीं है, समझिए, आप समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ लगेगा कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं सच्चाई के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि आज 26 जनवरी है। संविधान आज के दिन 1950 में लागू हुआ। एक कमेटी थी संविधान की जिसने संविधान बनाया, जिसके प्रमुख अंबेडकर जी थे। तो क्या था संविधान? कि पंक्ति में आखिरी व्यक्ति भी जो बैठा रहे उसको भी न्याय मिले, सबको समानता मिले और भारतीयों को उनका हक मिले। आज देश में राजनीति के लिए क्या हो रहा है? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, उनको घुसाया जा रहा है और भारत का वोटर बनाया जा रहा है कि हम चुनाव जीत सकें। और क्या कर रहा है बीजेपी? अगर एसआईआर करवा रहा है तो किसके लिए करवा रहा है? वो आपके लिए करवा रहा है, असली हिंदुस्तानी के लिए करा रहा है। मानता हूं कि कुछ नाम भी छूट गए होंगे जो सच में हिंदुस्तान के लोग होंगे। जब कोई बड़ी प्रक्रिया होती है तो कभी कभी छोटी गलतियां होती है, तो उसमें प्रावधान भी तो है कि अपना आप नाम जुड़वा सके। लेकिन देखिए बड़े स्तर पे क्या हो रहा है। बड़े स्तर पे अगर अनाज आ रहा है तो आपके 2 बच्चे हैं तो आपको हक मिल रहा है। कल कोई 10 बच्चे के साथ जो भारत का नागरिक भी नहीं है, अगर वो अनाज ले रहा है तो किसका हक जा रहा है? या गवर्नमेंट का स्कीम आ रहा है या कोई भी सुविधा आ रही है, यहां पर हर एक आदमी को नुकसान होगा अगर उनका हक, जो हम सब भारतीय हैं, कोई घुसपैठिया ले जाए। पहले ही से हम लोग 1.5 करोड़ 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। इतना बोझ पहले ही से है, ऊपर से हम बाहरियों का भी बोझ ले। अरे नेता का क्या है? उनको तो आधार कार्ड बनवा देंगे घुसपैठियों का कि वोट दो, वोट दे करके वो उनको चुनाव जिता देगा। लेकिन हक किसका जा रहा है? तो इसीलिए बीजेपी ने एसआईआर की शुरुआत की। आप देखिएगा झारखंड में भी आने वाला है और उन्हीं लोगों को दिक्कत होती है जिनको भारतीय होने का गर्व नहीं, लेकिन घुसपैठियों होने का डर है। और या ऐसे लोग, मैं हर भावना का सम्मान करता हूं, जो भारतीय होकर के भी एसआईआर की प्रक्रिया में छट गए हैं। दुख होगा क्योंकि जितना हमारा देश है उतना ही उनका देश है, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया है। कोई भी बड़ा चीज अगर होता है तो छोटी छोटी आपको प्रॉब्लम होगी, असुविधाएं होंगी, लेकिन ये हमारे भविष्य के लिए है कि एक बार पूरा देश पहचान ले कि भारतीय कौन है और बाहरी कौन। और साथियों, बीजेपी में कोई अहंकार नहीं है, सुधार है। आप देखिए, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो, जो बीएनएस कानून हो, लैंड एक्ट हो, किसान एक्ट हो, ब्रॉडकास्ट बिल हो, जिस बिल में थोड़ी बोड़ी कमियां थी उसको ठीक किया गया या वापस लिया गया। ये बीजेपी ने किया ना। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, आजकल एक वाक्य सबके दिमाग में कौतूहल बना रहा है, यूजीसी। इस पर कोई बोलने के लिए भी डर रहा है। अरे क्यों डरना है? सच्चाई बोलना है और अगर कोई कमी है तो उसको मिल करके दूर करना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये क्या क्या सुधार लाया है? ये आपके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया है कि लाइन में अगर आपको खड़े रह करके 10 जगह जाना ना पड़े। डिजिटल क्रिएटिविटी लाया है। फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत के धरती पर लाने का न्योता मिला है। आपको कोर्स चुनने की और फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। यह सब फायदा है। हां, हो सकता है कि कुछ कुछ जगह हम सरकार से अपनी बात रखना चाहते हो। और हम क्या, संविधान दिवस है आज संविधान आज लागू हुआ था। आप ये बताइए, बाबा साहब ने क्या बोला था? समाज के अंतिम पंक्ति में भी बैठे व्यक्ति को न्याय मिले, हर धर्म हर जात के लोग को न्याय मिले। अगर आपको लगता है कि यूजीसी में कोई ऐसी कमिटी है जिसमें सब धर्म के लोग होने चाहिए लेकिन कुछ बच गए हैं, आप लिख के दीजिए, क्योंकि ये हम नहीं चाहते हैं, ये बाबा साहब चाहते हैं। वही यूजीसी जिसमें एससी एसटी ओबीसी के हमारे भाई को ताकत दिया गया है, क्योंकि उनको ताकत देना जरूरी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी को हम डराएंगे
या किसी से हम ताकत लेंगे, तब तो बाबा साहब का सपना खत्म हो गया। आप लिख के तो दीजिए, मेरा कोई भी एसटी एससी ओबीसी का भाई कभी नहीं चाहेगा कि एक स्वर्ण के साथ अन्याय हो। क्यों चाहेगा एक यूजीसी का कमीशन कि झूठा कंप्लेन अगर कोई करे तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो? क्योंकि अगर माहौल वो खराब करेंगे तो भविष्य में ये माहौल उनके लिए भी खराब रहेगा। लोगों को झूठा कंप्लेन करने का आदत हो जाएगा और प्रोफेसर बच्चों के बारे में सही से बोलने से भी डरेंगे, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? अरे हम लोग जब बच्चे थे कितना बार हम लोग तो पिटा भी गए थे टीचर से। अब टीचर कोई पीट देता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं पीटना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जितना तपोगे तभी सोना या लोहा बन के निखरोगे। बचपन से ही छुई मुई जैसा अगर पढ़ाई होगा और अगर हम दुनिया नहीं समझ पाए तो क्या जाकर के हम एक मजबूत भारत को आगे बनाएंगे? और अगर मैं भी एक स्वर्ण हूं लेकिन मैं भारतीय हूं, अगर कोई कमी रह गई है मैं आपके साथ चलता हूं। पहले मैं गांव का लड़का हूं, मैं गांव में घूमता था, हजारों लोग मेरे साथ घूमते थे। लोगों ने बोला कि भैया अब डिजिटल पे भी जाना जरूरी होगा, तो आपके लिए 2018 में हम डिजिटल भी गए। शुरुआत मेरी 8,000 5,000 लोगों के साथ हुई थी, आज 8 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी बात वहां भी रख रहा हूं, जमीन पे भी रख रहा हूं, ग्राउंड पे भी रख रहा हूं, डिजिटल पे भी रख रहा हूं, और आपको वापस बता रहा हूं बीजेपी बुरी पार्टी नहीं है। अगर किसी चीज में सुधार चाहिए आइए मेरे पास, मैं चलूंगा आपके साथ। हो सकता है कल कोई मेरा एससी भाई आपका प्रस्तावक बने, क्योंकि वो अपनी सोच नहीं अंबेडकर की सोच को भारत सरकार को बता रहा है। अंबेडकर जी भगवान जैसा एक रूप थे, संविधान के प्रमुख चेयरपर्सन थे, और संविधान में हर लोग थे, हर जात के लोग थे, हर धर्म के लोग थे जब संविधान लिखा जा रहा था। और क्या हो गया है हमें? हम बट क्यों रहे हैं? अरे याद करिए भारत का इतिहास, तब कोई जात पात नहीं होता था, वर्ण होते थे। अगर कोई लड़ाई होती थी तो अगर एक क्षत्रिय को उसका तलवार एक लोहार भाई बना के देता था और एक क्षत्रिय अपना गर्दन कटाता था कि लोहार भाई का परिवार बच सके। ऐसे मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ते थे। कोई अगर सोच ले कि उसके बगैर हम चल लेंगे और हमारे बगैर वो चल लेगा, तो ये हिंदुस्तान की सोच नहीं, ये एक व्यक्तिगत सोच है। तो क्यों हम लोग बट रहे हैं? किस लिए हम लोग बट रहे हैं? सोचिए, जब लड़ाई होता था तो क्या होता था? एक ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा है और कोई जाकर के अगर वो तलवार लेकर के आगे बढ़ा, एक क्षत्रिय है, तो उसके पीछे बाकी धर्म के भी लोग खड़े हैं। उस समय हम लोग अपने राज्य को बचा रहे हैं, उस समय राज्य की बात थी, आज एक भारत की बात है। तो भारत के लिए अगर हम लोग मिलेंगे नहीं तो यही यूजीसी पीजीसी ऐसे बिल पर आपस में लोग लड़ाते रहेंगे। अरे आप दीजिए तो रिकमेंडेशन दीजिए। और मैं नया चीज नहीं बोल रहा हूं, आपको मैंने उदाहरण दिया कितने बिल में भारत सरकार ने संशोधन किया है या क्लॉज किया है जिससे किसी को दिक्कत ना हो। यहां पे कोई भाई नहीं चाहेगा कि दूसरे भाई के साथ अन्याय हो। अरे सरकार की कुछ छोटी मोटी जो पॉलिसी में चेंजेस है उसके लिए आप क्यों लड़ रहे हो? अपने आप को बांट क्यों रहे हो? कोई ऐसा जगह नहीं है जहां देर तक अन्याय होते रहे और कोई सरकार देखते रहेगा। तो मेरा आपको यही कहना है, मैं वापस भी बोल रहा हूं, बटोगे तो मिटोगे। और मैं यहां की राजनीति से आपको बता रहा हूं, इस चुनाव में लोगों ने बांट ही दिया ना, नहीं तो अभी तक 1.5-2 साल सरकार के हो गए हैं, हम 300 लड़कों को अभी तक नौकरी काम दे दिए होते और 300 गांव में काम चल रहा होता। मेरी गलती क्या थी कि मैंने राजनीति को बदलने की कोशिश की? कहीं भी जाता था हमारे समय चापानल हर पंचायत में 10-10 दिया लगभग। आज कोई पूछ भी नहीं रहा है किसी को पानी का दिक्कत है। आप लोगों ने मुझे जो मंदिर दिखाया, 350 ज्यादा मंदिरों को मैंने जीर्णोद्धार किया, आज वहां माथा टेक रहे हैं आप लोग। क्या ये मेरी गलती थी? महिलाएं जब मुझे बोली कि बेटा यहां सड़क नहीं है, तो मैंने सड़क दिया जहां तक मेरी जितनी ताकत थी उस समय।
शुरुआत में आज भी हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन कैसे पिछड़ा हुआ है? जब भी कोई काम करने वाला आता है, आप उसको लगातार रखिएगा, तब ना बदलाव दिखेगा। अगर मैं फिर आऊंगा, फिर आपके गांव में आऊंगा 4 साल के बाद, अगर आप जिताते हैं तो फिर से मुझे वही सड़क बनाना होगा जो सड़क मैंने 10 साल पहले बनाया था, और वो रिपेयरिंग होते रहना चाहिए था। तो मैं नया कब करूंगा? कब मेरा जो सपना है कि हुसैनाबाद में एक सीमेंट फैक्ट्री के बाद कोई बड़ा रोजगार आज तक आया नहीं, और वो सीमेंट फैक्ट्री कोई साधारण फैक्ट्री नहीं थी, हिंदुस्तान में उसको लोग उसकी तारीफ करते थे। सोचिए, 5000 परिवार को उस समय सीमेंट फैक्ट्री पालता था, व्यवसाय देता था। आज अगर कुछ बड़ा बन गया तो 10,000 20,000 की आबादी का उसमें इंगेजमेंट, उसमें आपको व्यवसाय मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप समझेंगे। और भाइयों, राज्य सरकार के बारे में मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं, जो किसान का दुख दर्द नहीं समझ सकते वो सरकार क्या। पिछले 7-8 सालों से, जब से विपक्ष की सरकार है, किसान लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है। जब धान बुआई का समय आता है तो खाद उपलब्ध नहीं है, उपलब्धि नहीं है, या तो काला बाजारी हो रहा है। काला बाजारी में दुगने तिगने रेट पर अगर किसान वो खाद लेकर के अपना फसल का ये करता है, उपज करता है, और जब फसल बिकने के लिए तैयार है तो खरीदने के लिए कोई नहीं है। न्यूनतम मूल्य भी आपको नहीं मिल रहा है, और औने पौने दाम में आपको अपना फसल बेचना पड़ रहा है। कौन है किसान? अन्नदाता है। और क्यों आपको इसी 5, 6, 7 साल से इतनी दिक्कत हो रही है? क्योंकि चीजें व्यवस्थित नहीं है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अपने अंदर झांकिए। मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं, हमने बीजेपी पे विश्वास जताया है, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में हमारा देश मजबूती होते जा रहा है। चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो आपका, इससे पहले आपका क्या बैंक अकाउंट था? 2014 से पहले कितने लोगों का बैंक अकाउंट था? लेकिन देखिए, कोशिश की गई तो बहुत लोगों का खुला, आज कम से कम पैसा तो आ रहा है एक व्यवस्थित तरीके से। हम सबको व्यवस्थित होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सरकार, और मैं आपको वापस बोल रहा हूं, अगर बीजेपी से भी कभी कभी कुछ कमियां हो जाती हैं, लेकिन बीजेपी अहंकारी नहीं है जैसे पहले थे कि तानाशाह का फरमान आ गया तो आ गया। बीजेपी में अगर आपके बात में दम है, अगर आपके पॉइंट में संविधान की झलक है, आपके जो बात हो रही है उसमें बाबा अंबेडकर जी का बात है, तो बीजेपी ही फिर बोलेगी नहीं आप सही बोल रहे हैं, हम इसको भी अपने में शामिल करेंगे। यह है बीजेपी, और करते आई है। मैंने आपको कई बिलों का उदाहरण दिया जिसमें बीजेपी ने चेंजेस लिया है, लेकिन अब समय आ गया है मिल करके आगे बढ़ने का। साथियों, आज के दिन हमारे वंदे मातरम का 150 साल भी पूरा हो रहा है। वंदे मातरम बस कोई गीत, साधारण गीत नहीं, एक क्रांति घोष है जिसने भारतीयों के खून में वो ज्वाला भर दिया था कि आजादी तक। और आज भी आप सुनेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं। तो अब हम सबका एक ही मकसद रहना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जय हिंद जय भारत मातरम, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।